अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पे डिस्कशन हम कर रहे थे अपने लेक्चर्स में, और हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज देखी थी, मेथड्स देखे थे थ्रू विच अ बिजनेस कैन चूज़ डिफरेंट अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज फॉर इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ तक मैनेजमेंट का काम ख़त्म नहीं हो जाता कि उन्होंने बस अगर स्ट्रैटेजीज़ एक एनालिसिस कर लिया बिज़नेस का और बिज़नेस को सजेस्ट कर दी डिफरेंट फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़, तो मैनेजमेंट का काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता। मैनेजमेंट ने आगे उन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कुछ सर्टन स्टेप्स लेने होते हैं, कुछ सर्टन एनालिसिस करना होता है। तो आज के लेक्चर में हम और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बिज़नेस की मैनेजमेंट किस तरह से implementation strategies बनाती है। Now what is implementation strategy? Basically एक implementation strategy है that way through which business management translates the adopted or the suggested strategies into practical actions। तो एनालिसिस विजन और मिशन बनाते हैं बिजनेस, एनालिसिस किया, इंटरनल एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट किए, फिर बिज़नेस की मैनेजमेंट ने, स्ट्रेटिजिक मैनेजर्स ने क्या किया, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को इवैल्यूएट किया, फिर डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ करके कुछ अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ को चूज़ कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। अब मैनेजमेंट देखती है कि इन सिलेक्टेड स्ट्रैटेजीज़ को आगे हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। यहाँ पे हम पहले समझते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। है काम दोनों स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स का, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाई भी है और स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट भी करनी है, बट देयर इज़ सर्टन डिफरेंस बिटवीन what is included in strategy formulation and what is included in strategy implementation. First of all, strategy formulation focuses on positioning forces before the action. जब स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं तो एक्चुअल स्टेप्स लेने से पहले सारा मैनेजमेंट का फोकस होता है कि व्हाट नीड्स टू बी डन, बट ड्यूरिंग स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन द मेन फोकस इज ऑन मैनेजिंग द फोर्सेस ड्यूरिंग द एक्शन। मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड फोर्सेस हैं, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, उनको पोजीशन करना काम होता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का, और उन फोर्सेस को मैनेज करना काम होता है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन का। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन फोकसेस ऑन इफेक्टिवनेस, मतलब कि हमने वो काम करना है जब फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं स्ट्रैटेजी, तो द मेन फोकस ऑफ द मैनेजमेंट इज़ टू सेलेक्ट दैट कोर्स ऑफ एक्शन विच विल बी इफेक्टिव इन द करंट सिचुएशन, बट द मेन फोकस ऑफ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन is on how to do that work efficiently. By being efficient means using lesser resources to achieve your objectives. मतलब ये है कि हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि लेट्स सपोज हमारी सेल्स डिक्रीज़ हो रही थी, तो सेल्स को डिक्रीज़ को ख़त्म करने के लिए, सेल्स में डिक्रीज़ को सॉल्व की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिजनेस ने एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की है कि हम एडवर्टीज़मेंट कर लेते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो अब एडवर्टीजमेंट करेंगे तो सेल्स ज़्यादा हो जाएगी, तो द फोकस इज़ ऑन द इफेक्टिवनेस। लेकिन जब स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने लगेंगे देन वील नीड टू डिसाइड कि हमने जो ये स्ट्रैटेजी एडवर्टीजमेंट करनी है उसके लिए कौन सा मीन्स यूज़ करना चाहिए। एक ऐड चला लेना चाहिए 5 मिनट का, बिल बोर्ड कहीं पे यूज़ करना चाहिए एडवर्टाइज़ करने के लिए, ब्रोशर्स लीफलेट्स यूज़ करने चाहिए। अब इनमें से कौन सा एडवर्टाइजिंग टूल विल बी मोर एफिशिएंट, जिसमें लेसर कॉस्ट आए लेकिन हमें उससे रिटर्न्स मैक्सिमम मिलें। दिस विल बी डिसाइडेड ड्यूरिंग द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन फेज। फिर द फोकस इज द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज प्राइमरली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, जबकि जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन है इट इज़ एन ऑपरेशनल प्रोसेस। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के लिए द स्ट्रैटेजी मेकर्स फोकस ऑन देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, वो डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट फोर्सेस का एनालिसिस करके दे नीड टू यूज़ देयर एक्सपीरियंस, दे आर रिक्वायर्ड टू यूज़ देयर जजमेंट टू सेलेक्ट द अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज जो कि फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। जबकि इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे द प्राइमरी फोकस ऑफ स्ट्रैटेजी मेकर्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स ऑन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, इस काम को ऑपरेट करना कैसे करना है, इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करना है।
स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स गुड इंट्यूटिव एनालिटिकल स्किल्स। सही बात है, फैक्टर्स को एनालाइज करना, एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज को देखना, बिजनेस के इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना, डिफरेंट स्ट्रैटेजी मेकिंग टूल्स को यूज़ करना रिक्वायर्स गुड इंट्यूटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स। जबकि इम्प्लीमेंटेशन के लिए द मैनेजमेंट नीड्स स्पेशल मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। क्योंकि अब हमने स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर ली है, नाउ द मैनेजमेंट नीड्स टू motivate the rest of the organization to work on implementing these strategies। तो मैनेजर का यहाँ पे काम होता है कि उसने मोटिवेट करना होता है, उसने लीडरशिप स्किल्स शो करनी होती हैं ताकि वो अपने बाकी एम्प्लॉयज़ को, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोटिवेट कर सके। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग few people, but strategy implementation requires coordination among many people। बेसिकली देखो, जब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होती है तो उसको बनाता कौन है? जो स्ट्रैटेजी मेकर्स होते हैं, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, स्ट्रैटेजी बना ली, फॉर्मुलेट कर ली, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑन डिविजनल और फंक्शनल मैनेजर्स। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर तो काम नहीं करेगा, उसने तो पॉलिसी बनाई, फिर वो आगे डिविजनल फंक्शनल मैनेजर्स को हैंड ओवर कर देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है कि उन्होंने अब ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करानी है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट पार्टीज़ हैं, दोनों का डिफरेंट फोकस है, दोनों का डिफरेंट विजन है, दोनों का डिफरेंट लाइक लेवल ऑफ कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन है। ये तमाम फैक्टर्स ज़रूरी मतलब की वजह से ज़रूरी होता है कि जब टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बनाए तो दे शुड इन्वॉल्व द डिविजनल एंड फंक्शनल मैनेजर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अगर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो देयर आर सर्टन इश्यूज विच नीड्स टू बी फोकस्ड और विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इनमें से डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए हैं, लिस्ट डाउन किए हैं, जैसे एस्टैब्लिश एनुअल ऑब्जेक्टिव, डिवाइस पॉलिसीज, एलोकेट रिसोर्सेज, ऑल्टर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लाइक ऑल्टर करना है तो रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, री इंजीनियरिंग करनी है, रिवाइज रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव प्लान्स, मिनिमाइज रेजिस्टेंस टू चेंज, मैच मैनेजर्स टू स्ट्रैटेजी, डेवलप स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर, अडैप्ट प्रोडक्शन ऑपरेशन प्रोसेसेस, develop an effective HR function, downsize and furlough as needed, link performance and pay to strategies। All these are certain management issues which are needed to be addressed while implementing the strategy। इनको हम थोड़ा डिटेल में वन बाय वन देखते हैं। First of all, the first major issue faced by the management when implementing the strategy is annual objectives। Now, what are annual objectives? Basically, annual objectives serve as guidelines for action, directing and channeling efforts and activities of organization members। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्टिव बिजनेस हर साल सेट करता है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होता है इन ट्राइंग टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना, तो ये जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, इट इज़ टाइप ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन इस डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी का जो मेजर फोकस है वो होता है ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना। लेट्स सपोज हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि वी विल डेवलप न्यू प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा मेन स्ट्रैटेजी है टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, लेकिन इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अब क्या होगा, डिफरेंट डिविजन्स काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिवीजन होगा, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिवीजन होगा जो कि फाइनेंसिंग करेगा, प्रोडक्शन वाले होंगे वो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोक्योरमेंट वाले होंगे वो मटेरियल्स वगैरह या रिसोर्सेज वगैरह की प्रोक्योरमेंट को इंश्योर करेंगे। 3 डिफरेंट डिविजन्स हैं। अब ये हर डिवीजन का अपना अलग अलग एनुअल ऑब्जेक्टिव होता है। फाइनेंस वालों का ऑब्जेक्टिव होता है हमने बिजनेस की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, रिटर्न्स को ज़्यादा करना है। प्रोडक्शन वालों का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने अपने एक्सपेंसेस को डिक्रीज़ करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। प्रोक्योरमेंट वालों के ऑब्जेक्टिव्स होंगे जी हमने लेसर प्राइस पे प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव वास्तव में ऐसे होते हैं कि दे आर कन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि फाइनेंस वालों का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने जो है वो
अपने एक्सपेंसेस के, बिजनेस के एक्सपेंसेस को कम से कम करना है। लेकिन प्रोडक्शन वाले कहते हैं हमने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बनाना है। अब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है तो उस पर तो रॉ मटेरियल महंगा आएगा, कोई सोफिस्टिकेटेड मशीनरी इस्तेमाल होगी, कोई एफिशिएंट प्रोसेस इस्तेमाल होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी, और प्रोडक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, खामखा एक्सपेंसेस ज़्यादा आएंगे, कॉस्ट बिजनेस पे ज़्यादा आएगी। कहने का मतलब यह है कि द फर्स्ट मैनेजमेंट इशू ड्यूरिंग स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज़ कि द मैनेजमेंट हैज़ टू मेक श्योर कि जितने भी डिफरेंट डिसेंट्रलाइज्ड ऑब्जेक्टिव सेट किए जा रहे हैं उनका जो फोकस होना चाहिए वो प्राइमरीली किस पे होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑन द बेसिक स्ट्रैटेजी विच हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक होती है बात। अब इन एनुअल ऑब्जेक्टिव्स का पर्पस क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बिकॉज दे आर बेसिस फॉर रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेज की जो एलोकेशन होती है वो इन ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस पे की जाती है। दीज ऑब्जेक्टिव सर्व्स एज मैकेनिज्म फॉर मैनेजमेंट इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव अचीव हुए कि नहीं हुए इसकी बेसिस पे मैनेजमेंट की इवैल्यूएशन की जाती है। मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ये जो एनुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक साल के आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं, they serve as milestone through which the business can assess कि वो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर इन एनुअल ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस पे प्रायोरिटी सेट की जाती हैं कि कौन से डिपार्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से डिवीज़न पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जिस डिवीज़न के, जिस डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, ज़्यादा ऐसे हैं जो कि ओवरऑल बिजनेस की लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं, उन पे मैनेजमेंट का फोकस फिर क्या होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब जब भी एनुअल ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर द मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू make sure that annual objectives are measurable, consistent, reasonable, and challenging. Secondly, it is a very important issue for the management to properly communicate these objectives with the employees, क्योंकि जब ये objective set कर दिए गए हैं, इनकी proper communication नहीं होगी तो it will be an issue for managing long term strategies. फिर annual objectives should be compatible with employees and managers value. ठीक है, और ऐसे होने चाहिए कि जो कि बिजनेस की स्टेटेड पॉलिसीज, उसके कल्चर, उसके अकॉर्डिंग हों। Second, another important issue while managing strategy implementation is policies. Policies basically refers to specific guidelines, methods, procedure, rules, forms, and administrative practices established to support and encourage work towards stated goals. बिज़नेस ने जो अपना बेसिक गोल सेट कर लिया है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए बिज़नेस ने कुछ गाइडलाइन, कुछ मेथड, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ रूल्स सेट करने होते हैं, जिनको हम पॉलिसीज़ कहते हैं। जिस तरह अब लेट्स सपोज हमने कहा कि जी प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, उसके लिए आप देखो आपको और रिसोर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो इस ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए बिज़नेस के पास कोई HR पॉलिसी होगी, ठीक है, प्रोडक्शन पॉलिसी होगी जिसमें स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट किए जाएंगे। दीज पॉलिसीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक इनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू वर्क टूवर्ड्स अ स्टेटेड गोल। ठीक है, पॉलिसीज़ जो होती हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, हेल्प करती हैं मैनेजमेंट को इन सेटिंग बाउंड्रीज, लिमिट्स एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ठीक है ना, मतलब कि जी ऐसे बिहेवियर को रिवॉर्ड करना या स्टॉप करना जो कि बिज़नेस की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हिंड्रेंस कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है ज़रूरी होता है कि पॉलिसीज़ कुछ बाउंड्रीज सेट किए जाएँ। ठीक है, जिस तरह तो फॉर एग्जांपल आप कहीं पे लाइक ट्रेवल करते हो थ्रू लाइक प्लेन वगैरह से, आप कोई एयरलाइंस की सर्विसेज यूज़ करते हो, तो वहाँ पे पॉलिसी होती है क्या जी कि नो स्मोकिंग पॉलिसी है। ठीक होती बात। अब ये पॉलिसी ज़रूरी है अगर वो एयरलाइन या वो एयरप्लेन सर्विसेज जो हैं वो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि अब हर तरह का कस्टमर अब बोर्ड होता है, और अगर ऐसा कोई बंदा हो जो कि स्मोकिंग वगैरह करे, कोई भी अनएथिकल एक्शन करे ड्यूरिंग अ फ्लाइट, तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट रेस्ट ऑफ द कस्टमर्स एज वेल। तो इसलिए जो एयरलाइंस होती हैं वो कुछ पॉलिसी सेट कर लेती हैं कि ये काम अलाउड है, ये काम अलाउड नहीं है। ठीक है, ये पॉलिसी ज़रूरी होती हैं स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो अगर जो है वो
बिज़नेस को जो है, बिज़नेस अपनी कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करता है, कोई स्ट्रैटेजीज़ बनाता है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ सपोर्टिंग पॉलिसीज़ को सेट किया जाए। ये बात समझ में आती है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, और उसने स्ट्रैटेजी बना सजेस्ट की है कि इट इज़ गोइंग टू ओपन अ न्यू रिटेल स्टोर, ठीक है, अपनी न्यू आउटलेट खोलेगा। तो इसके साथ कुछ सपोर्टिंग पॉलिसीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी जो नया स्टोर खुलेगा उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम क्या होंगे, वो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक रहेगा, किस दिन दुकान आउटलेट बंद रहेगा, इस आउटलेट के लिए हमें जो नई हायरिंग करनी है उसके लिए हायरिंग पॉलिसी होगी, जो इस आउटलेट में प्रोडक्ट्स रखने हैं उनके लिए कोई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होगी, ठीक है, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करनी है उसकी पॉलिसी होगी, जो इन्वेंट्री से रिलेटेड डेटा है उसको किस तरह रिकॉर्ड करना है उसकी पॉलिसी होगी। तो ये पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के लिए। थर्डली फिर आता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन, आप जब भी कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। अब ये रिसोर्सेज की एलोकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इशू। प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन होगी तो इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी। विदाउट रिसोर्सेज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है। देयर आर बेसिक 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो कि ज़रूरी होती हैं स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन के लिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नाम से ही पता चल रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में पैसे हैं, फंड्स हैं, फाइनेंस है, तो लोन लिया कि इंटरनली फाइनेंस रेस किया है, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस तरह से एलोकेट किए जाएंगे, किस डिवीजन किस डिपार्टमेंट को कितना कितना फाइनेंस देना है, प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही फाइनेंस एलोकेट कर देना है कि स्टेप बाय स्टेप फाइनेंसेस एलोकेट करने हैं। फिर अदर फिजिकल रिसोर्सेज कैन बी नीडेड फॉर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो एक नई मशीनरी परचेज करनी है, नई फैक्ट्री लगानी है, नया और इनके रॉ मटेरियल ख़रीदना है। करंटली हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हमें इसके लिए इम्प्रूव्ड क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए। ऑफिस वर्क करना है तो स्टेशनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए होती हैं उनको प्रॉपर तरीके से देखना होता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स, स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो लोग करेंगे। अगर मशीनरी पे भी प्रोडक्शन हो रही है तो मशीनरी ऑटोमेटेड हो भी तो उस मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए आपको कुछ तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। तो मैनेजमेंट नीड्स टू डिसाइड कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। इंटरनली एचआर आएगा या आपको बाहर से लोग हायर करने पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग किसी एम्प्लॉय को ट्रेन करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ऑल दीज इश्यूज शुड बी लुक फॉरवर्ड व्हेन डिसाइडिंग फॉर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। फिर टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज भी बात टाइम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज मीन्स लाइक यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स और यूज़ ऑफ MIS सिस्टम्स या इंटरनेट का यूजेज। अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो उसके लिए इंटरनेट फैसिलिटी है कि नहीं हमारे पास अवेलेबल। हमने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो कंप्यूटर सिस्टम्स प्रोवाइड किए हुए कि नहीं किए हुए हैं। मशीनरी चलती है तो कोई नई टेक्नोलॉजी की तो मशीनरी नहीं आ गई है जिसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल दीज रिसोर्सेज शुड बी वेल प्लान्ड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। फिर during implementation of future strategies, management has to look forward to managing conflicts. Conflict क्या होते हैं? Conflict is basically a disagreement between 2 or more parties, ठीक है ना। अब यहाँ जब बिज़नेस एक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने लगती है तो हमने स्टार्ट में बोला था कि बिज़नेस जो है वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करता है तो टॉप मैनेजमेंट नहीं कर रही होती इम्प्लीमेंटेशन के लिए। वो जो टॉप सेलेक्टेड स्ट्रैटेजीज़ होती हैं बाय द टॉप मैनेजमेंट वो आगे डिफरेंट डिविजन्स के पास जाती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास जाती हैं, डिफरेंट फंक्शंस के पास जाती हैं, हु आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दो स्ट्रैटेजीज़। अब बास्ट टाइम ऐसा होता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरे पे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, compete कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि जी फाइनेंस वाला कहेगा कि ख़र्चा कम से कम करो और प्रोडक्शन वाले कहेंगे कि जी क्वालिटी इंप्रूव करो, ठीक है ना। तो कॉन्फ्लिक्टिंग कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स आ गए ना, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट का काम होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स का काम होता है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक दिस क्लियर इन योर माइंड कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट बैड, क्योंकि बात टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स जब होते हैं तो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, उस पर बातचीत होती है, बहस होती है, तो लोगों के पास नए आइडियाज़ आते हैं,
ठीक है। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लाइक नेगेटिव साइन, जो शो करता है कि लोगों के पास लाइक पीपल आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव, और वो और इसका मतलब है कि जी जो लोग हैं दे आर नॉट प्रोडक्टिव, क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उससे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती हैं, उनके सॉल्यूशंस निकलते हैं, और जो अपोजिंग ग्रुप्स होते हैं जो कि पार्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, वो लाइक दे आर मोर मोटिवेटेड एंड एनर्जाइज्ड एज अ ग्रुप, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी एक क्लास का एग्जांपल लो, लेट्स सपोज कि आपकी क्लास एक डिपार्टमेंट है ना, आपका जब दूसरे डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट कोई आ जाएगा, तो आप उन दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को लाइक थोड़ा सा अपना आप बेहतर शो करने के लिए क्या करोगे, यू विल ट्राई टू वर्क हार्डर, यू विल ट्राई टू वर्क मोर एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। होता नहीं है लेकिन फिर भी लाइक एक्चुअली प्रैक्टिकली देखो तो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट ऐसे ही काम करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स आर अ पॉजिटिव थिंग, बट रिमेंबर वन थिंग, कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, अगर वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया जाएगा तो फिर बड़े मसले हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर बेसिक 3 अप्रोचेस टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट: अवॉइडेंस, डिफ्यूजन एंड कन्फ्रंटेशन। अवॉइडेंस का मतलब सिंपल ये है कि बास्टिंग मैनेजर्स देखते हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट कोई प्रॉब्लम अराइज हुआ है जो कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन सकता है, तो वो अपनी एनालिटिकल, अपनी लीडरशिप स्किल्स को यूज़ करके देखते हैं कि द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ टू avoid any discussion, avoid any confrontation, avoid any kind of action against the conflict। वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसी नेचर का है कि वो खुद ही टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमने अपने प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है, ग्रुप डिस्कशन हो रही है, उस ग्रुप डिस्कशन में हमारे डिफरेंट डेवलपर्स बैठ के बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे 2 डेवलपर्स में किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का काम है कि देखिए कि जी ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया, ये कैसा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि हेल्दी इन नेचर है। ये 2 डेवलपर्स एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, बहस करेंगे, तो देयर आर मोर चांसेस कि जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो समटाइम्स avoidance is the best way to manage conflict. फिर diffusion includes different tactics which can be used by management to minimize conflict between the parties, ठीक है। मतलब मसले को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जाती है, कोई ऐसा उनके दरमियान कोई ऐसे कॉमन इंटरेस्ट, कोई कॉमन एरियाज़ को हाईलाइट किया जाता है, जिससे अगर जो पार्टीज़ में जो मसले हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाएं। एंड लास्ट इज़ द कन्फ्रंटेशन जो होती है, उसमें होता है कि जब आप देखो कि जी किसी और तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हल नहीं हो रहा, फिर हायर मैनेजमेंट का काम होता है कि दे कैन कन्फ्रंट कर सकें, ठीक है। और इस मसले में पढ़ के खुद से आइडेंटिफाई करें कि किस पार्टी का कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो वैलिड हैं, अपने व्यूज़ को इनपुट करना और अपने ओन पे मैनेजमेंट डिसीजन ले, दैट इज़ बेसिकली कन्फ्रंटेशन, ठीक होती है बात। इस थ्रू बिजनेस क्या कर सकती है, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर सकती है। तो मैनेजमेंट पहले से डिसाइड करती है कि व्हाट डिफरेंट इश्यूज कैन अराइज व्हेन वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सजेस्टेड स्ट्रैटेजी, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए इनमें से कौन सी बेस्ट अप्रोच है विच कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर स्ट्रैटेजी मेकिंग। यहाँ तक बात समझ में आती है? नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, थैंक यू।